वैस्कुलर सर्जन अवेलेबल नहीं है तो नियरेस्ट कोई भी जनरल फिजिशियन के पास जाए, नहीं तो सर्जन के पास जाए और देखिए क्या फिजिशियन हो सकता है, जनरल सर्जन भी देख सकता है, जनरल सर्जन भी देख सकता है, लेकिन प्रेफरेबली वैस्कुलर सर्जन के पास जाना ही बेटर है। सर ये जो रेगुलर वैस्कुलर स्क्रीनिंग करना चाहिए एक पेशेंट को, वो क्यों करना चाहिए और क्या क्या चीज़ उसमें करता है? वैस्कुलर स्क्रीनिंग जो है उसको करना बेहतर है, क्योंकि जब अगर पेशेंट, पहले तो बात ये है कि पेशेंट को विलिंगनेस इसमें होना चाहिए कि फ्रीक्वेंटली टू विजिट डॉक्टर्स और नियरेस्ट वैस्कुलर सर्जन, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में ये डायबिटिक फुट जो है वेरी कॉमन है, एंड इफ़ दे मिस द अर्ली साइंस एंड दे डेवलप कॉम्प्लिकेशंस देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। एक बार डायबिटिक फुट में जो पेशेंट को अगर एब्सेस हो गया, अल्सर हो गया, तो वो जल्दी भरता नहीं है, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ का, पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत कम हो जाता है, एंड दे कम समटाइम्स द डॉक्टर पेशेंट्स इवन लैंड अप इन एम्पुटेशंस। सो उतना तक नहीं जाने के लिए स्क्रीनिंग इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। सो पेशेंट, मैं तो एडवाइस करूँगा कि पेशेंट जाए हर 6 महीने में और अपने नियरेस्ट वैस्कुलर सर्जन के पास जाके दिखाए कि उनको डायबिटिक फुट है तो कितना सीवियर है। उसको करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर जो रिसेंटली आ चुके हैं, जो ABI बोलते हैं, उसके बाद फुट मैपिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग डायबिटिक फुट का जो है मैपिंग करते हैं कि आपको प्रेशर मैपिंग करते हैं। उस हिसाब से आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको फुटवेयर चेंज करने के लिए बोला जाता है और फुटवेयर आप चेंज कर सकते हैं। पल्स वॉल्यूम रिकॉर्डिंग के लिए भी मशीन्स। सर एक जो जैसे कि डायबिटिक फुट का इशू आता है, वो मान के चले कि वैस्कुलर डायबिटिक फुट हुआ है, उसको वैस्कुलर इंसफिशिएंसी भी हुआ है पैर में, तो कैसे डिग्रेड होता है, कैसे पता चलता है क्या क्या डिग्रेडेशन होता है, क्या क्या स्टेजेस में डिग्रेड होता है, वो कैसा स्टार्टिंग से कैसे होता है, स्लोली डायबिटिक फुट अफेक्टेड है और वैस्कुलर इंसफिशिएंसी भी है उसको। ओके। तो स्टार्टिंग में उसको क्या सिम्टम्स दिखता है कि पैर में पहले कि ब्लैक होता है पैर, क्या होता है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली पहले तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि डायबिटिक फुट जो है दिस इज सेपरेट एंटिटी। वैस्कुलर insufficiency in the sense what you mean is peripheral vascular disease, वो सेपरेट एंटिटी है। तो डायबिटीज विल कॉज पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। अगर पेशेंट को डायबिटीज है लेकिन पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज नहीं है, लेकिन उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो पेशेंट में डेवलप डायबिटिक फुट। तो डायबिटिक फुट में क्या है कि पेशेंट को, जैसे आपको मैंने अर्ली बताया कि पहले अर्ली साइंस होंगे, टिंगलिंग, बर्निंग, लॉस ऑफ सेंसेशन, स्लिपिंग ऑफ स्लीपर्स, क्लॉडिकेशन पेन्स। अब वो भी क्लॉडिकेशन पेन कब आएगा, जब पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज आएगा, नहीं तो उतना नहीं आएगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो है डायबिटिक फुट के हैं। लेकिन वही अगर आपने पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के बारे में बात किया तो सिर्फ पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज सबसे पहले स्टार्ट होगा कि आपको चलने में दिक्कत होगा, चलने में दिक्कत होगा जी। अगर पेशेंट को ये दोनों सिम्टम्स हैं तो पेशेंट को ये भी चलने में भी दिक्कत आएगा कि मसल्स पकड़ लेंगे, आपको क्रैम्पी साइंस आएगा, उसके साथ आपको बर्निंग सेंसेशंस भी आएंगे। तो उसके बाद जैसे कि ओके पेशेंट को अफेक्ट हो गया है, वो डिले किया, हाँ, मतलब ड्यू टू एनी रीजन वो डिले किया हो गया, तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम उसको बढ़ता जाएगा। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ। अभी पेशेंट अगर वो अर्ली साइंस नेग्लेक्ट कर देता है देन तो क्या है कि अपने नॉर्मल पर्सन को अब वी हैव प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। फुट को अगर आपको कुछ चुभ गया, कुछ लग गया, कुछ चोट लगा, तो आपको दर्द महसूस होगा, तो यू विल टेक केयर। लेकिन ये डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक फुट में उनको सेंसेशन रहता नहीं है। सेंसेशन ना रहने की वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, चुभने की वजह से। जब इन्फेक्शन अगर डायबिटिक फुट में चला जाता है तो इट विल फॉर्म एन एब्सेस, पस, और उनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से पस जो है बहुत फास्ट करता है। तो पेशेंट को उस टाइम पे इमीडिएटली क्या है कि पस को लेट आउट करना होता है और जो भी सड़ गया जितना है वो सब निकालना पड़ता है। उसके बाद वी हैव टू अगेन रिकंस्ट्रक्ट, देन उनको फिर फिजियोथेरेपी में भेजना पड़ता है। इफ़ पेशेंट इज़ लकी इनफ देन तो ठीक है, फुट इज सेव्ड। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ड्यू टू अनकंट्रोल डायबिटीज़ में चले जाते हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से दे लैंड अप इन सेप्सिस, तो इमीडिएट फॉर लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हमको कभी कभार फुट एम्पुटेशन ही करना पड़ता है पैर टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट। बट आई वुड रिकमेंड कि एज अर्ली एज आपको अगर कोई साइंस ऐसा है तो डेफिनेटली अर्ली साइंस डिटेक्ट करके पहले डॉक्टर को दिखाएं। अर्ली स्टेजेस में ही ट्रीटमेंट बेटर है, लेट स्टेज में फिर
बहुत मुश्किल होता है ट्रीटमेंट करना, लेकिन देयर इज ए ट्रीटमेंट्स बट मुश्किल होता है। मुश्किल और पेशेंट को दिक्कत होगा फिर। एग्जैक्टली, बहुत दिक्कत होता है मेंटली, फाइनेंशियली, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अभी जैसे बोल रहे कि मेंटली साइकोलॉजिकली जब भी इस टाइप का कंडीशन होता है तो पेशेंट रियली मेंटली ट्रॉमा में जाता है। यस, ऑब्वियसली। तो मेंटल ट्रॉमा में जाता है और जो भी उनका सपोर्टिव स्ट्रक्चर उनका घर में फैमिली मेम्बर्स में होता है वो इमोशनल भी जाते हैं, फाइनेंशियल भी जाते हैं। यस। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग ईयरली डिटेक्शन करेंगे इस चीज़ को और ईयरली क्या करते हैं हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि होगा देखा जाएगा बाद में देखा जाएगा, तो उसकी वजह से वो बाद में जो पैसा खर्चा होता है और जो इमोशनली फिजिकली। हाँ, तो मैं वही दैट्स व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग यू कि अभी अपने भारत में क्या है कि अपनी इंडिया में स्पेशली कि लोग जो हैं दे आर मोर फॉर फैमिली ओरिएंटेड। ऑब्वियसली फैमिली सिस्टम अपने इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होता है कि मेरा फैमिली ठीक रहे चलेगा, हम पूरा दिन काम करते रहेंगे। तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मैन, वुमेन ऑल्सो, ठीक है चलेगा, अपना क्या है बच्चों को देख लेंगे। लेकिन उस बीच में क्या होता है कि दे नेग्लेक्ट देयर हेल्थ। तो उस हेल्थ नेग्लेक्शन जब नेग्लेक्ट कर देते हैं, जब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, देन इट्स वेरी सैड कि उनका जब दे लूज देयर लिम्स व्हेन दे कम वेरी लेट। सो दे मेंटली जो साइकोलॉजिकली बहुत सफ़र होते हैं। किसी का अगर पैर चला जाए, उनका काम करने का जो कैपेसिटी कम हो जाएगा, ऑब्वियसली वो बेड पे ही सारा कुछ। एक टाइप का फील बॉर्डर लगता है कि मैं दूसरे को, जो बंदा सबके लिए काम करता होगा उसका जब पैर लूज होता है या फिर पैर में कुछ भी उसकी वजह से वो चल नहीं पाता है। एग्जैक्टली। नॉट ओनली पैर का एम्पुटेशन, अगर उसका भी कोई भी वुंड हो गया या फिर अल्सर होकर बेड में वो 4 महीने पड़ा रहा, तो उस कंडीशन में तो ऑब्वियसली वही है कि अगर आपने दुनिया का तो यही नियम है, व्हाट आई वांट टू से, पहला एक हफ्ता अच्छे मतलब लोगों को प्यार जताएंगे, बाद में धीरे धीरे बर्डन बनते जाएंगे। अगर इफ यू आर बेटर, सो बेटर आई वुड सजेस्ट कि नॉट टू गो इनटू दैट, बेस्ट टू अवॉइड सच थिंग्स। सर आप इतना पेशेंट देखे हैं, बहुत नेग्लेक्टेड पेशेंट आपके पास आए होंगे सर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? मनी की वजह से या फिर अवेयरनेस की वजह से? अवेयरनेस की वजह से। अवेयरनेस, मनी इज आल्सो अ फैक्टर, नो डाउट इन दैट, बट अवेयरनेस, आई थिंक awareness is not there. Awareness is not there. And they are visiting a wrong person who can treat. That's why I always insist, if such symptoms are there, go to correct person. That is vascular surgeon, who are trained to deal with such thing. जो चीज़ ये तो चीज़ है कि वास्कुलर सर्जन, क्योंकि जो भी गांव में है वास्कुलर सर्जन की एक बहुत एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी है। तो ये वास्कुलर सर्जन सब जगह पे अवेलेबल होते हैं, टायर 2 सिटी में भी अवेलेबल नहीं है। टायर 1 में मिलेंगे आपको, बट टायर 2 टायर 3 में तो मिलेंगे। तो उस केस में हमको जो बेस्ट फिजिशियन होंगे वहाँ से सजेशन लेके। एग्जैक्टली, नाउ अवेयरनेस बढ़ रहा है तो फिजिशियंस को भी पता चल रहा है कि वैस्कुलर स्पेशलिटी करके, वैस्कुलर सर्जरी करके एक स्पेशलिटी है, एंड इफ पॉसिबल टू बेस्ट वे कैसे इसको डील करना है और किसको भेजना उनको। दे आर गेटिंग एजुकेटेड इन एवरी CME, उनको बताया जाता है, दे नो दैट। तो यू हैव टू गो टू प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। मेन होता है कि इवैल्यूएशन पता चलेगा तब exactly. तो ये जो और एक चीज़ भी है, जैसे कि कोई क्या होता है कि मैं बहुत पेशेंट को देखा हूँ जो भी डायबिटिक के वैस्कुलर इशू की वजह से डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन होता है, और नॉन हीलिंग अल्सर का पेशेंट भी आता है। तो नॉन हीलिंग अल्सर का पेशेंट में जैसे कि हम लोग कभी कभी ऑफलोड करते हैं, ठीक है, ऑफलोड फूड का करते हैं, लेकिन ऑफलोड करने के बाद भी मेडिकेशंस को कैसा वो लेना चाहिए। कभी कभी पेशेंट पूछते हैं कि सर ऑफलोड तो हो गया, मेडिसिन लेंगे या नहीं लेंगे, तो उस केस में आपका क्या राय है? सी डायबिटिक फुट में हो गया कि ऑफलोडिंग क्या है कि आपका बायोमैकेनिक्स जो है वो चेंज हो गया फुट में जब आपका बायोमैकेनिक्स चेंज हो गया है तो आपको ऑफलोड करोगे तभी अल्सर हील होगा। वन ऑफ द फैक्टर जो पॉजिटिव फैक्टर्स उसको आपको रिमूव करना ही करना, नहीं तो वो ठीक होगा ही नहीं। तो आप ऑफलोड करोगे तो आप वो बायोमैकेनिक्स को ठीक कर रहे हो, वो प्रेशर हटा रहे हो। उसके साथ ज़्यादातर डायबिटिक फुट पेशेंट्स को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज रहता है। सो इफ पेशेंट इज हैविंग वैस्कुलर इनसफिशिएंसी इन सच पेशेंट, यू शुड हैव टू गेट ए एंजियोप्लास्टी डन। ओके, एंजियोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप जैसे हार्ट के लिए एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसे पैरों का भी एंजियोप्लास्टी करते हैं, सो दैट
आप वो नली, खून की नली में आप अपना बेलून भेज के आप उसको चौड़ा करते हो। चौड़ा करने की वजह से होता ये है कि आप प्रेशर बढ़ाते हो, ब्लड का प्रेशर, जिससे आपको घाव भरने में इजी होता है। उसके साथ साथ आपने डायबिटिक मेडिसिन लेना है, खून पतला करने का जो मेडिसिन जो डॉक्टर देते हैं वो सब लेना होता है। Okay. और वो आपको मोस्टली लाइफ लॉन्ग लेना होता है। लाइफ लॉन्ग लेना Lifelong पड़ेगा, लेना होता है। उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है? उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि जो डायबिटीज की वजह से जो भी वेसल डैमेज हो चुके हैं। अगर डायबिटीज कम हुआ हाँ। तब भी लेना है? अगर डायबिटीज इन कंट्रोल में, हाँ, अनकंट्रोल, इन कंट्रोल, तो वो डायबिटिक मेडिसिन को आप कम कर सकते हैं, दैट टू विद कंसल्टेशन विद योर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन, व्हाटएवर दे एडवाइस, अनलेस योर शुगर्स आर अंडर कंट्रोल। लेकिन खून को पतला करने का कुछ मेडिसिन होते हैं जो हम लोग डेफिनेटली वो देते हैं to give a secondary protections. तो इट्स ए काइंड ऑफ टीम अप्रोच। Team approach. Obviously, it is never a single person's this thing. ये आपको टीम अप्रोच में ही जाना है। टीम अप्रोच में मतलब जैसे कि प्रॉपर फिजिशियन होना चाहिए, फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए, तो ये बहुत सारे, यस लेकिन हम भी होना चाहिए। हाँ, पोडियाट्रिस्ट होना चाहिए, ऑर्थोपेडिस्ट होना चाहिए। तो नहीं तो काम होगा ही नहीं। ऑब्वियसली नॉर्मल है, मैं तो इट्स अ टीम वर्क एक्चुअली। यस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना, मैं सर जब पेशेंट पता रहता है कि मतलब ऑफलोडिंग करने से ठीक होता है, बट पेशेंट ना उसको भी बहुत लाइटली लेता है। जैसे मान लीजिए घाव है और इसके ऊपर मैं बार बार प्रेशर डालूंगा तो क्या होगा, कभी जितने मेडिसिन खाओगे सूखेगा नहीं, इट्स जनरल थिंग। बट पेशेंट उसको बहुत लाइट लेते हैं, और वही पेशेंट आते हैं कुछ दिन के बाद पेशेंट पैर कटा हुआ आता है, तो भाई अभी उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। यू कैन जस्ट यू कैन क्रिएट एन अवेयरनेस, बट अब सोए हुए आदमी को जगा सकते। नहीं, हम तो मेरा चीज़ जैसे कोई पेशेंट आता है, हमको पता है कि उसको प्रॉब्लम है, तो हम तो बोलते हैं पहले तुम भाई अच्छे से डॉक्टर कंसल्ट करो, और अच्छे से जो सर बोल रहे हैं या कोई डॉक्टर बोल रहे हैं उसको फॉलो अच्छी तरह से करो। लोग फिर कुछ दिन के बाद फिर वो अपने रास्ते में पड़ जाता है, क्योंकि हमको कुछ भी अब तो पता है। समझ गया। तो फिर उसके बाद जब आते हैं नेक्स्ट टाइम, या फिर कुछ 6 महीना 5 महीना 1 साल के बाद आते हैं, तो ऐसे एक्सेप्शन केसेस रहते हैं, अब उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। नो वन कैन डू। अगर वो देख रहे हैं इसको देख रहे होंगे तो आई थिंक इफ दे आर वाचिंग दे शुड बी मतलब दे रेट्रोस्पेक्टिवली सोचना चाहिए कि क्या है, उनको क्या चाहिए अल्टीमेटली। इफ दे आर हैविंग सच इश्यूज, दे डोंट वांट टू लैंड अप इन इश्यूज, प्रॉब्लम्स, देन सर जो वास्कुलर का जो वजह से जो प्रॉब्लम पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज स्टार्ट होता है, तो वो क्यों स्टार्ट होता है, उसका सोर्स क्या होता है, किसके वजह से वो स्टार्ट होता है? लेकिन उसका कॉजेटिव फैक्टर जो है वो भी डायबिटीज ही है। डायबिटीज, उसके बाद स्मोकिंग, ठीक है, डायबिटीज ही है पहला डायबिटीज, स्मोकिंग, ठीक है। उसके बाद अपना क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, जो बीपी, ओके, किडनी डिजीजेस, these are the main risk factors for causing peripheral arteritis। इसके अलावा कुछ होते हैं वैस्कुलाइटिस, जो पैदाइशी कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ के वजह से आते हैं, और वो सब जो है वो आपके यंगर जनरेशन्स को अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ जो सेकेंडरी टू डायबिटीज़ होते हैं वो ओल्डर जनरेशन्स को आफ्टर 45 होता है, उन लोगों को करते हैं। सर और एक चीज़ जैसे आप बोलेंगे कि स्मोकिंग, हाँ, आजकल लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्मोकिंग, हम तो लिखेंगे स्मोकिंग इंजूरियस है, बट लोग पीते हैं, करते हैं। लेकिन थोड़ा सर एक्सप्लेन करेंगे कि अगर कोई बंदा स्मोक कर रहा है तो वो कैसे ब्लड वेसल को अफेक्ट करता है, लोअर लिम्ब को स्पेशली, जो भी मतलब बहुत डिस्टेंस है हार्ट से थोड़ा दूर है, उसको कैसे अफेक्ट करता है? क्योंकि स्मोकिंग जो है वो कोई साइट स्पेसिफिक करके वो अफेक्ट नहीं करता है। स्मोकिंग सबको अफेक्ट करता है, सबको, सारे मतलब बॉडी में जितने भी नसें हैं उसको अफेक्ट करता है। क्योंकि स्मोकिंग में जो निकोटिन है वो निकोटिन की वजह से जो आप पेशेंट को जो नसें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो पेशेंट का जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ओके, निकोटिन की वजह से। उसके बाद स्मोकिंग की वजह से लिपिड्स का डिरेंजमेंट आ जाता है, तो निकोटिन की वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स बनते हैं, जो ऑब्वियसली लीड्स टू वैस्कुलर इनसफिशिएंसीज। एथेरोस्क्लेरोटिक जो बोल रहे हैं वो क्या होता है? बेसल आर्टरी जो होता है उसमें वो फैट जो है जमा हो जाता है, ओके, मतलब उसका जो नली है वो मतलब खून की नली जो होता है उसमें फैट जम के वो
छोटा हो जाता छोटा हो जाता है, मतलब हाँ, उसके वजह से जो फ्लो है है, वो कम हो वो जाएगा। कम हो जाता है। जैसे कि कोई घाव बनता है, घाव बन गया पैर में, अगर वो ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ओबियसली वो कभी सूखेगा ही नहीं ठीक से, नहीं सूखेगा। नहीं सूखेगा। नहीं सूखेगा। तो इसके वजह से अल्सर क्या होता है कि नॉन हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर में जाता है, अल्टीमेटली गैंग्रीन होते हैं, गैंग्रीन की वजह से कट करते हैं। तो ये स्मोकिंग है, वो निकोटीन की वजह से ये सब हाँ, जमा होता है, हाँ। ब्लड गाढ़ा होता है, इसकी वजह से नो डाउट, इट इज़ प्रूवन। प्रूवन। और लोग जो हैं वो ज़्यादा, जो आज यंगस्टर्स हैं, वो उनको नोइंगली अननोइंगली वो लोग पी लेते हैं। सीइंग मूवी में पी रहे हैं, मेरा हीरो पी रहा है, उनके आइडियल पर्सन हीरोज हैं, जी। तो वो जो दे ट्राई टू इमिटेट देयर हीरोज, तो पीना शुरू करते हैं। तो पीते पीते उनको आदत लत पड़ जाता है। Yes. बाद में दिस स्टार्टेड डेवलपिंग दिस प्रॉब्लम्स। जब एज होता है तो उतना पता नहीं चलता है, बट जैसे कि आफ्टर 35-40 आई थिंक स्टार्ट होता जाता है स्लोली स्लोली। और एक चीज़ है सर, जैसे स्मोकिंग बोले, स्मोकिंग मतलब धुआं, तो जैसे कि एक छोटा सा डाउट है कि जैसे कि बंदा इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है, जहाँ पे धुआं ज़्यादा रहता है या फिर डस्ट ज़्यादा रहता है, उसके वजह से भी अफेक्ट होता है। आई एम नॉट श्योर, बट एक चीज़ मैं श्योर हूँ कि इंडस्ट्रियल गैसेस और डस्ट की वजह से इट अफेक्ट्स लंग्स। पेशेंट हैज़ एरो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, लेकिन वैस्कुलर के हिसाब से तब तक कुछ आया नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग। ओके सर, और कि जब पेशेंट जब अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो अफेक्ट करता है Yes. मसल्स को। यस, इट अफेक्ट्स इसको थोड़ा, इनडायरेक्टली क्योंकि आज का जो जनरेशन है और बहुत सारे पेशेंट सर जो कि रियली दे आर मतलब चेन ड्रिंकर्स, मान के चलो कुछ भी वर्ड होगा उसके लिए, मतलब आप उनको बोलेंगे कि आपका पैर कटेगा, कट गया है और मत पीजिए, फिर वो लगे रहते हैं उसमें से। तो ऐसा पेशेंट भी मैं देखा हूँ बहुत पेशेंट को। तो उनको कैसा, आप बताइए कि थोड़ा ओपन करके बताइए कि वो क्यों पीना नहीं चाहिए और उसका पीने से क्या कैसे कैसे अफेक्ट होता है। अल्कोहल जो है, अल्कोहल पीने की वजह से शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, शुगर लेवल्स बढ़ता है, शुगर लेवल्स बढ़ता है। अल्कोहल पीने की वजह से लिपिड्स बढ़ते हैं, जो दैट इनडायरेक्टली विल कॉज अगेन इट इज इफेक्ट ऑन, जैसे शुगर लेवल बढ़ेगा फिर वो वेसल्स खराब होगा, और जैसे वो लिवर पे भी इफेक्ट रहता है। और एम्पुटेशन अगर हो गया एक पैर का तो आई थिंक मोर कॉशियस दैट दे शुड नॉट। चलिए, आप अगर इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ ये बात, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। और सर जो भी बोले हैं अभी तक का, जो जितने भी डिस्कशन हुआ है, ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसको ध्यान दीजिए और फ्यूचर में अगर आप कर रहे हैं या फिर आपका कोई भी जानने वाला या फिर रिलेटिव्स कोई कर रहा है, इस वीडियो को उसके पास पहुंचाइए, उसको शेयर करवाइए, ताकि इस चीज़ को वो ना करें। अगर वो कर रहे हैं तो आप थोड़ा उनको देख के समझाइए।